नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कनिष्ठ सहायक का जो पेपर होगा कनिष्ठ सहायक का, उसके तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। इसमें मैंने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। कितने कर लिए थे? तो 6 जो हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए थे। ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? तो 7वां प्रैक्टिस सेट ये हमारा है। अब हम इसमें देखते हैं। देखिए 6 प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट बने हैं, जाके ज़रूर देखिए। कल वाले बहुत कम लोग कल वाला प्रैक्टिस सेट देखे हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और कैसे बनाता हूँ इस माहौल में रह के आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब जब भी टाइम अगर शांति होती चाहे रात में 2 बजे 3 बजे, लेकिन वीडियो आती ज़रूर है। तो थोड़ा कोशिश किया करिए देखने की, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए। देखिए कमी बताना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भले ही अच्छा लगे या ना लगे, आप मतलब जैसे कोई चीज़ मतलब ख़राब है आपका, जैसे मान लीजिए आवाज़ को छोड़कर जैसे बीच में आवाज़ होने लगती है, तो वो देखिए हमारे हाथ में नहीं है। बाकी आप मतलब कोई भी चीज़ बता सकते हैं हमें, क्योंकि कमी बताएंगे तो हम सुधार करेंगे, ये 100% निश्चित है। ठीक, तो देखते हैं हिंदी का, शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा 7वां है, मैंने बताया ही है। देखिए इसमें पहला लिखा है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें नहीं की बात करता। देखिए हमने हस्ती सुना होगा, दंती सुना होगा, करी सुना होगा। ये हस्त जो है ना, हाथ का पर्यायवाची है। किसका है? हाथ का। देखिए ये शायद पेन दिख ना रहा हो ज़्यादा, बदल देते हैं, चलो नीला कर देते हैं। तो ये हाथ का पर्यायवाची है। किसका है? हाथ का। ठीक, हस्त मतलब हाथ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। पहाड़ का निचला भाग क्या कहलाता है? तो निचला भाग कहलाता है उपत्यका और ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अधित्यका। तो ये हो गया निचला भाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो क्षेत्र है ना, जैसे क्षमा मांगी, घटना घटी, रीत चल रही है, चली आ रही है। रीत रीत चली आ रही है, कहते हैं ना कि उस घर की रीति है वो चली आ रही है। तो मतलब वो सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा है, तो जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो देखिए यमुना जो है स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अप्राणवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो देखिए इसका आधार क्या है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ए बी दोनों। तो देखिए ए भी है, बी है, दोनों है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बंधु का बहुवचन क्या है? बंधु। तो देखिए बंधु का बहुवचन है बंधुओं। क्या है? बंधुओं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बहुवचन। ये पिताजी आ गए, तो देखो गए यानी बहुवचन। जैसे सादर प्रणाम, जैसे मैंने पिताजी को नमस्कार किया या नमस्ते किया, तो इस तरह मतलब आप देखेंगे तो मतलब होता है। ठीक, बहुवचन में ही होता है। अगला, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उदात गुण, जल उदात युग मीन। यानी देखो फिर से पढ़ते हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उदात युग मीन। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा है? तो ये काव्यलिंग है। कौन सा है? काव्यलिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है, मुखचंद्र शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो देखिए मुख रूपी चंद्र यानी चंद्रमा, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय। अगला है, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए बी धन। देखिए ऑप्शन में ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि देखिए बी यानी वा प्लस ई। ठीक, छोटी और प्लस यहाँ से आ, तो जो ये तो आधा है, उसको ये मिलेंगे तो बनाएंगे या। क्या बनाएंगे? या। तो देखिए ये वाह इसमें मिल जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा वाह। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ बचा वाह, ये बचा वाह, और फिर हार, फिर वाह प्लस हार। समझ में आया कि नहीं कि कैसे बना है? तो वो भी मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए नय धन अक, नय धन अक होता है नायक का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? तो आयाद है। अगला है निर्भय। तो देखिए ये विसर्ग संधि है, नि धन भय। देखिए मैंने बताया था कि भैया हिंदी पढ़ने का तरीका एक मैंने बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ। इसका तरीका एक ही है कि आप बुक उठाइए। ठीक, बुक उठाइए, एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करिए, उसमें एक एक बिंदी लगाना शुरू करिए।
जैसे एक चैप्टर 2 दिन में ख़त्म करिए, एक दिन थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद एक दिन क्वेश्चन कर लीजिए, 200-250 जितने भी क्वेश्चन हों उससे रिलेटेड। उसके बाद फिर सामने जो है एक बिंदी लगा दीजिए कि हमारा एक टॉपिक एक बार कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर आप 3-4 बार एक मतलब बिंदी लगा दी किसी भी टॉपिक में तो आपका काम हो जाए। देखिए मैंने हिंदी जब मुझे पेपर देना होता है कोई भी, तब मैं हिंदी पढ़ना शुरू करता हूँ 1-2 महीने पहले से। देखिए अब तो मान लीजिए कोई ज़्यादा काम ही नहीं था, पीसीएस में थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी रहेगी, तो उतना तो हो जाएगा। आर में पढ़ता था तो 6 ही टॉपिक थे, तो उसमें जानते हो जैसे 6 टॉपिक थे तो हम क्या करते थे, जैसे एक टॉपिक को हम कम से कम 5 बार पढ़े थे जब पेपर देने गए थे, तो जैसे लगाते चले जाते थे 5 बार ऐसे सामने, तो यानी 5 बार पढ़े हैं 6 चैप्टर, यानी 30 बार हो गया, मान के चलो तो 30 बार हो गया। तभी तो जैसे मतलब हिंदी में आए थे मेरे 60 में 55 नंबर के आसपास थे, क्योंकि मैं जो है 1 महीने में ही पढ़ा था, तो इतने नंबर थे। लेकिन अगर और मतलब पढ़ता और रिवीजन करता तो ये लगभग 58 या 59, 60 में 60 भी आ सकते थे, बहुत लोगों के आते हैं। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 50 प्लस बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जीएस में इतना नंबर नहीं ला सकता कोई। आरओ का पेपर आप देखेंगे कि जीएस किस लेवल की थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, वही तरीका है। आप मतलब केवल इस तरह करते, देखिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ना, कि जैसे हम एक बार पढ़े हैं भैया टिक लगा दिए, जैसे हम एक प्रैक्टिस सेट किए यहाँ पर लगा दिए इसे, तो इससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि एक बार हमने पढ़ा है, और तसल्ली भी मिलेगी कि यार एक बार मैंने पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ेंगे फिर तसल्ली मिलेगी दोबारा। तो इस तरह जो है बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। अगर आप चाहते तो अपनाइएगा ज़रूर, देखिएगा मज़ा आता है कि नहीं तो बताइएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि यानी गीतांजलि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, ठीक। देखिए थोड़ा बहुत आवाज़ होना शुरू, अंकल जी दिमाग ख़राब करने लगे, लेकिन फिर भी यार करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करो, क्या करें, हम भी तो पागल रहते हैं। देखिए यहाँ है 15 से 19 तक निम्नलिखित में से गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। देखो चुनाव ये क्या लिखा है कि आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की निष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न लगा है। कि इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है, वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी है उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीयवाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा है, समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। इसलिए यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता है कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ है, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सकता है कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही रही है। तो देखिए यहाँ तक हम गद्यांश पढ़ चुके, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ देखिए टेलीग्राम में डेली डाल देता हूँ। अब तक 6 मतलब जो है चैप्टर कराया हूँ, मतलब 6 प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ 6 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ पढ़िए। तो आप मतलब वहाँ से एक बार कर लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें लिखा है, विज्ञान ने हमारे चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे। भाई विज्ञान अगर पढ़ेंगे तो हम तर्क जरूर करेंगे, कि जैसे विज्ञान क्या कहता है, कोई सत्यता का प्रमाण करता है। जैसे अगर वो कहता है कोई चीज़ यहाँ पे है तो क्यों है, समझे कि नहीं, यानी है तो क्यों है। जैसे इतिहास क्या है, जैसे इतिहास में जैसे अगर मान लीजिए हम मतलब हमारे दादा ने एक कहानी सुनाई कि जो है डायनासोर, एक समय था डायनासोर था, या मतलब हमने जो है युद्ध लड़ा था, हमारे दादा ने डायनासोर को मारा था, ये सब मान लो बताए। तो ये समझ लो कि अगर वो डायनासोर था तो हम वो इतिहास तब मानेंगे उसे, उनकी बात को तब मानेंगे जब डायनासोर की हड्डियाँ मिलेंगी। समझ में आया, डायनासोर की हड्डियाँ मिलनी चाहिए उस समय काल की थी कि नहीं थी, ये भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो किससे मारे गए थे, यानी कौन सा हथियार यूज किए थे, ये भी मिलना चाहिए। यानी केवल कहानी बताने से हम नहीं मानेंगे वो इतिहास है, हम बल्कि हमें उसकी सत्यता चाहिए, समझा कि नहीं। तो वैसे ही ये है विज्ञान क्या करता है, तर्क करना सिखाता है, ये बुद्धि को बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, हिस्ट्री जो है हम पढ़ाएंगे जब टाइम आएगा थोड़ा, क्योंकि हिस्ट्री में ही डूबा रहता हूँ मैं, तो पढ़ाएंगे एक समय आएगा तो।
अगला है देखिए, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। तो वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है, ये हुआ है कि हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी होता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है, सहयोग किया है। तो ये किसमें किया है, मनुष्य मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। देखिए 17 क्वेश्चन हो गए। 18 नंबर लिखा है, क्या आज के सभी मूल्य नव निर्मित ही हैं। तो देखिए आज के सभी मूल्य नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। तो ये शीर्षक है विज्ञान का महत्व। आपने देखा भी होगा पूरे पैराग्राफ में विज्ञान के बारे में बताया गया। अब देखते हैं अगला है कि डपोर शंख मुहावरे का अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि बेसिर पैर की बातें करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पढ़कर लोकोक्ति का और उपयुक्त अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ है कि एक नई मुसीबत में पड़ना, किसमें, नई मुसीबत में पड़ना। अगला उच्छ्वास, तो देखिए उत धन श्वास, इसका तद्भव पूछ लिया है, सॉरी इसका क्या पूछा, तद्भव। उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होता है, तो इसका होता है उसास। क्या होता है, उसास। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कड़ुआ का तत्सम रूप क्या है। तो कटु, कटु मतलब कड़वा। देखिए चड़क, चड़क का क्या होता है, चना होता है। क्या होता है, चना। महाग का क्या होता है, महंगा होता है। देखिए तद्भव बता रहा हूँ मैं, ठीक। ये महंगा तद्भव है, यहाँ चना तद्भव हो जाएगा। उसके बाद कति, कति का यानी कई, ये तद्भव हो जाएगा। समझा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए जाम्बू का जम्बू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जामुन का क्या हो जाएगा, जम्बू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए पीयूष है, सुधा है, अमेय है, गरल। गरल जो है विष का है, किसका है, विष। ये एक देखिए वो थी, मतलब चौपाई थी, गरल सुधादीप करह मिताई, गोवध सिंधु अनल सुतलाई। तो मतलब अब पता नहीं, अर्थ नहीं पता है मुझे दोस्तों, लेकिन मतलब याद है बस इतना। तो गरल वहाँ पे था तो इतना तो पता था कि 20 है, बाकी जो है मुझे नहीं पता है सच में। देखिए अगला लिखा, गजबदन का पर्यायवाची, बस याद है, इतना पता है। देखिए गजबदन का पर्यायवाची है, तो गजबदन का पर्यायवाची क्या है, ये है गणपत। क्या है, गणपत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतारक किसका पर्यायवाची है। तो प्रतारक यानी ठग का है, किसका है, ठग का। अगला ज्ञानी का विलोम क्या है। तो देखिए ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञानी। कोई इंसान ज्ञानी है तो अज्ञानी हो जाएगा। अगला क्षणिक का विलोम क्या होगा। तो क्षणिक का होता है शाश्वत, इंपॉर्टेंट है। क्षणिक मतलब कुछ समय तक, और शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। अगला स्वजाति का क्या होगा। तो स्वजात का विजाति, स्वजात और विजात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी, पूरी बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, कि अच्छे से बता दूँ। तो वो चीज़ देखिए, मुझे तो सब सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है ना, सारी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और हर जगह ट्रिक लगाता रहता हूँ बैठा, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है। तो वही सब है जो बताता हूँ आपको, उसी से रिलेटेड। देखिए भाग 2 में क्या है, समान बुद्धि परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या का निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी क्या समय हो रहा है, अभी क्या समय हो रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा हम जो है निर्णय ले सकते हैं, समस्या हल नहीं की जा सकती। देखिए मिनट और घंटा दोनों के कांटे की एक ही सुई में इंगित कर रहे हैं। देखिए ये समस्या हल नहीं की जा सकती है, इसका हो जाएगा, आप पढ़ के देखिएगा तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए इसी तरह के, इस समय जो है ट्रेंड थोड़ा सा बदले हैं जूनियर असिस्टेंट वाले। थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे लंबे लंबे टाइप के रहते हैं, होता कुछ नहीं, थोड़ा समझने की बात रहती है निर्णय वाले में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें है कि आपको कथनों की एक जोड़ी दी गई है। जैसे इसमें लिखा है कि ए नंबर है कि यन एक शुद्ध वर्ग है और यम एक शुद्ध घन है। दिए गए कथनों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है, अगर मतलब ये देखिए यम एक्स यन एक शुद्ध वर्ग है, ये होगा यहाँ पे, क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या यम यक्स यन एक अभाज्य संख्या है। तो यही जो है आंसर होगा, ठीक, निश्चित रूप से यही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्या प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की प्याली का काव्या से क्या संबंध है। मतलब इसमें कहने का मतलब इसका है कि जो काव्या हैं वो क्या, काव्या क्या हैं, पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र। समझ नहीं, यानी पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की प्याली का काव्य से क्या संबंध है।
तो देखिए वो माता है। पियाली जो है काव्य की क्या है, माता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो हो, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या ये थोड़ा करके देखिएगा, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ पे होगा नीचे तो काव्या हो जाएंगे, उसके बाद उनकी माता हो जाएंगी, मतलब ये पियाली हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, देखिए काव्या पियाली के ससुर, यानी पियाली के ससुर, यानी इनसे तो बड़े होंगे वो, सीधी सी बात। देखिए हम करके बता ही देते हैं। यहाँ है काव्या, ठीक, काव्या हो जाएंगी, फिर उनकी मात मतलब जो है काव्या पियाली के ससुर, यानी पियाली के ससुर कहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएंगे। पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र, तो अब देखिए इनका इकलौता पुत्र है, कौन है, इकलौता पुत्र। तो सीधी सी बात है वो नीचे ही होगा, कौन होगा, नीचे होगा, क्योंकि ये देखिए इन्हीं से तो शादी होगी भाई। महेश और प्याली क्या है, ये प्याली हो जाएंगे और ये महेश हो जाएंगे। जब ससुर हैं, प्याली ससुर होंगी तो महेश तो पति, ये पति मतलब इनका बेटा है, तो यानी पति पत्नी हो गए। कह रहा महेश की प्याली का काव्या से क्या संबंध है, तो महेश की प्याली यानी जो है ये हो गई प्याली, और काव्या कौन हो गई, तो उसकी जो है पुत्री हो गई, यानी वो माता से संबंधित हो जाएंगे। थोड़ा समझ में आया होगा, करके देखिएगा तब भी और आ जाएगा। अगला, किस वर्ष, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने के सोमवार की संख्या है। तो देखिए सोमवार की संख्या, इसमें क्या है, 25 को क्या है, गुरुवार है, वेडनेसडे है, ठीक। तो देखिए 24 को क्या होगा, बुधवार होगा, 24 को क्या होगा, बुधवार होगा, 23 को क्या होगा, सोमवार, ओ मंगलवार, और 22 को क्या होगा, तो सोमवार। तो देखिए 1/22 को सोमवार होगा, क्या होगा, 22 को सोमवार होगा। तो सीधे से 22 से हम 7 घटाएंगे तो 15, एक 15 को सोमवार होगा, एक फिर 7 घटाएंगे यानी 8 को सोमवार होगा, फिर एक घटाएंगे तो 1 को सोमवार होगा। देखिए हम 7 घटा रहे हैं, ठीक, और 22 में हम 7 जोड़ेंगे तो 29, यानी 29 को होगा। अब देख लीजिए अगस्त कितने का है, अगस्त, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31, यानी 31 का है अगस्त। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कितने सोमवार है, 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं खाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, शूरवीर। देखिए धर्म संगनी, मुनि, पादरी, ये सब धर्म से संबंधित हैं, लेकिन शूरवीर अलग है। समझ में कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जिनमें से शब्दों के बीच वही संबंध हो जो दिए। जैसे कागज किताब से संबंधित है, क्या चीज़, कागज किससे संबंधित है, किताब से संबंधित है। तो धातु जो है सिक्का, यानी जो सिक्का है, देखिए किताब कागज से बनती है, सिक्का जो है धातु से बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मतलब लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे 511 है, 255 है, फिर मतलब लुप्त संख्या है, क्वेश्चन मार्क है, 63 है, 31 है, 15 है, उसके बाद 7 है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें ये किया गया है कि जैसे 511 है, इसमें एक घटा के 510 बना, इसको 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। उसके बाद अब देखिए 63 कैसे आया होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ 63 कैसे आया होगा। देखिए 63 का दुगुना करो, 6 और 12, ये हो गया। उसके बाद एक इसमें जोड़ दो, फिर तभी तो घटाएंगे, 127 हो जाएगा, यानी 127 आएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि जो है अगर हम अगला संख्या देखें फिर यही होता है, 31 से 1 घटाओ और 2 से भाग दो तो 15 आएगा। समझ में आएगी नहीं, तो वही ट्रिक अपनाओगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो संख्या लुप्त है ना, देखिए यहाँ से ये जब आप करेंगे तो इसमें +0.9 बढ़ेगा, मतलब मतलब जो है बढ़ेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई बढ़ेगा इसलिए क्योंकि देखिए -3 जो है छोटा है, -2 बड़ा है। आप पूछेंगे अच्छा, देखिए -3 छोटा है, क्यों दोस्तों, देखिए इसलिए छोटा है। देखिए आपने हमेशा देखा होगा, अब आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। यहाँ 0 हो, उसके बाद देखेंगे यहाँ +1 +2, तो देखिए इस साइड जब भी हम जाते हैं तो बढ़ता रहता है, बढ़ता है कि नहीं, ये चक्र क्या है, बढ़ता हुआ है, क्या है, बढ़ता हुआ। और अगर हम इधर जाएंगे तो घटता हुआ। तो देखिए यहाँ -1 होगा, -2 होता है, फिर -3 होता है। तो देखिए हम इधर जो जा रहे हैं ना, इस साइड अगर जाएंगे तो बढ़ेगा कि नहीं, तो देख लिए -3 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, फिर -1 बड़ा होगा, 0, -1 और 0 में पूछे कौन सा बड़ा होगा, तो 0 बड़ा होगा। देखिए माइनस का महीना है कर्जा, तो मान लीजिए किसी के ऊपर एक कर्जा है, 1 रुपये कर्जा हो, किसी के पास नहीं है, तो भाई जिसके पास कर्जा नहीं वही तो बड़ा है, जिसके ऊपर कर्जा है वो कहाँ बड़ा है। समझ में कि नहीं, आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 0.4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला, एक निश्चित कूट भाषा में वेलकम को
ZHOFRPH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DUSSRDF के दिए गए विकल्पों में किसका कूट होगा। तो देखिए इसमें कौन सा कूट होगा, आप करके देखिएगा। देखिए W से Z पे जाएंगे, 23 पे W है, Z पे 26 है, E 5 पे है, H 8 पे है, यानी 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 3। तो इसमें जब 3 बढ़ेगा तो D में भी हम 3 बढ़ाएंगे। कितना जो है देखिए यहाँ 3 बढ़ रहा है तो D में भी 3 बढ़ रहा है, मतलब जैसे यहाँ D है, देखिए यहाँ 3 बढ़ रहा है तो D से A, देखिए A से 3 में बढ़ रहा है। देखिए अप्रोच की बात करेगा, यहाँ पे क्या होगा? अप्रोच होगा। 3 बढ़ाना है उसी प्रकार से, तो इसमें एक शब्द ऐसा होगा जहाँ 3 बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए 3 इसमें बढ़ाना है हमें, बस इतना याद रहे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 12% छात्र गणित में असफल हुए, 14% छात्र भौतिकी में, 48% छात्र रसायन विज्ञान में असफल हुए। सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल हुए। भौतिकी और रसायन विज्ञान में दोनों में 20% छात्र असफल हुए। रसायन विज्ञान और गणित में दोनों 15% छात्र असफल हुए, और भौतिक और गणित दोनों में 18% छात्र असफल हुए। उसके बाद कह रहा हूँ उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल दो विषयों में असफल हुए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। इसे आप करके देखिएगा, इसमें जो है 23% आएगा। कितना आएगा? 23% आप कर लेंगे आराम से। फिगर बनाना है, और जैसे 3 फिगर बना लीजिए, ठीक। उसके बाद तीनों में, दोनों में, जो जो पूछे वो लिखते चले जाओ सारा। उसके बाद फिर जो है आप आराम से समझ जाएंगे। करके देखिएगा, थोड़ा भी टाइम लगेगा इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अगला है, दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जैसे राम एक कलाकार है, कलाकार सुंदर है, कह रहा है राम एक कलाकार है, कलाकार सुंदर है। तो इसका कहने का मतलब है, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा निष्कर्ष दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा। राम सुंदर है, क्योंकि राम एक कलाकार है, जो कलाकार है वह सुंदर है, अतः निष्कर्ष कौन सा होगा? दूसरा होगा। देखिए राम सुंदर है, और सुंदर क्या है? तो कलाकार है, और राम एक कलाकार है। हो रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? बी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा दर्पण? देखिए ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा? तो इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आप करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक। आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये दूर जाएगा। देखिए ये इधर आएगा तो ये थोड़ा दूर जाएगा, तो ये जब दूर जाएगा तो ये सबसे पास में आएगा, तो यानी ये यहाँ पर रह जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पे हो गया। समझ में कि नहीं? करके देखिएगा तब समझ में आए। अगला, ABCD और AC दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। AC के दाएं बगल बैठा है, A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और A का पड़ोसी नहीं है। तो कह रहा A के दाएं सड़क में दाएं बगल कौन बैठा है? तो देखिए ये दक्षिण की ओर मुख पंक्ति में बैठे हैं ना, तो ये मान लीजिए पंक्ति हमारी। इसमें कह रहा है कि ABCD AC के दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, तो यानी जो है ये नीचे की ओर मुख करके बैठा होगा। तो मान लीजिए A है और C है, A C के दक्षिण में मुख करके बैठा है, तो यहाँ पे C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, A C के दाएं बगल है। तो देखिए A जो है C के दाएं बगल है, सही है। A C के दाएं बगल है कि नहीं है? तो देखिए ये क्या है? हमारा दायां है। क्या है? दायां है। और ये क्या है? बायां है। तो देखिए ये बगल है कि नहीं? दाएं के बगल है। ए मतलब ये जो है C के दाएं है, सही है। अगला है, A तथा B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 यानी B यहाँ पे होगा। समझा कि नहीं? उसके बाद कह रहा है कि A का पड़ोसी नहीं है, जो 1 मिनट यार, चलो यहाँ पर दिख रहा होगा कि A के दाएं बगल कौन बैठा है। तो देखिए अब इसमें पड़ोसी है नहीं, तो इसमें देखिए ऑप्शन या तो यहाँ पे डी होंगे, ए होंगे, ये देखो बचे कौन से, या तो यहाँ पे डी होगा या तो यहाँ पे ई होगा। केवल यही तो हो सकते हैं, या तो डी या तो ई, इसके अलावा कोई होगा नहीं होगा। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में देखिए 4 ही ऑप्शन है, तो इसमें ई लिखा है, डी नहीं लिखा, तो ऑप्शन नंबर हम 1 मान सकते हैं, ई मान लेंगे। समझा कि नहीं? देखिए थोड़ा करने की कोशिश करिएगा, मैं बता दिया हूँ ऐसे ही नॉर्मल, बाकी आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक, क्योंकि टाइम लगता है, ऐसा नहीं है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि मोहन सोहन से लंबा है, रमेश मोहन से छोटा है, और संगीता तुलिका से लंबी है लेकिन सोहन से छोटी है, तो उनमें से कौन सबसे लंबा है? ये चीज़, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, आप करने की कोशिश करिएगा। इसमें मोहन हो जाएगा। अगला, ये निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न
होगा। तो देखिए अगर इस घन को खोलेंगे तो पैटर्न हमें कौन सा प्राप्त होगा, तो बी प्राप्त होगा। कौन सा, बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए करके देखिएगा आप लोग। अगला है कि मई 2023 में, अब जी शुरुआत हो गई। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो देखिए इनकी अनावरण हिरोशिमा जापान में किया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं, जैसे किसान दिवस 23 दिसंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। तो देखिए कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है। कब होता है, 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, जैसे तराना, तिल्लाना, ध्रुपद, धमार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तिल्लाना जो है हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो गुजरात में ये किसने किया था। देखिए सॉरी, यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे निसर्ग भारत, नरगिस फिलीपींस। तो देखिए नरगिस जो है म्यांमार की है, कहाँ की, म्यांमार की। ये जो है गलत हो जाएगा। अगला केनेथिंग मोजाम्बिक, सैंडी हैती। तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगला है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया था, विरल देसाई ने किया था। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणी के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या ही सर्वाधिक है, तो भाई सीधी सी बात है, कामगार भी सर्वाधिक होंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं, तो देखिए अक्ष किसे कहते हैं, ये देखिए जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे ही अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ पे जो हम रेखा मिलाते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो देखिए इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तो देखिए इनका मूल उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी हटाओ। दोस्तों देखिए जितनी भी हिस्टोरिकल मूवी हैं आप जरूर देखा करिए, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को। अभी एक मूवी आई थी, ए वतन मेरे वतन करके थी, सारा अली खान ने बनाया था। उसमें जो है उषा मेहता की पूरी स्टोरी है कि उन्होंने कैसे जो है जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ था, तो उस समय रेडियो आपने सुना होगा कि रेडियो मतलब चलाती थी उस समय, और मतलब बहुत संघर्ष से मतलब काम होता था। तो स्टोरी जैसे हम मूवी देखे वो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला हिस्ट्री में। तो ऐसे ही मतलब आप देखेंगे तभी आपको मतलब पता चलेंगी चीज़ें, और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो इस तरह की मूवी देख सकते हैं आप, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं। संडे को देखिए आप आराम से टाइम निकाल के, जब भी मिले देखिए। मतलब दिन का 10 घंटे आप डेली पढ़ लीजिए, उसके बाद चाहे जो करें, क्या दिक्कत है, आराम से 10 घंटे पढ़ लीजिए आराम से बस। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तपात और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किस मंत्रालय ने 75/25 नामक पहल शुरू करने की घोषणा की, तो ये जो है कौन सी मंत्रालय था, तो ये मंत्रालय था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये दिल्ली में की गई। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 249 है। देखिए दोस्तों मैं पोल्टी करा रहा हूँ, 400 क्वेश्चन इस समय 30-40 मिनट में कराता हूँ, 40 मिनट के आसपास 400 क्वेश्चन कराता हूँ। जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देखिएगा यार, इतना मेहनत से बनाता हूँ वीडियो कि क्या ही बताऊँ, और उसमें इतनी ट्रिक बताता हूँ, रिलेट करता हूँ, सारा मतलब सब कुछ निचोड़ देता रहता हूँ। तो देखा करिए आप लोग, जब भी टाइम मिले आपको, खाना बनाते टाइम, खाते टाइम, मैं तो खुद कहता हूँ कि जब टाइम मिले तब देख लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर एक बार। अगला, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है, तो क्षोभ मंडल। अगला, एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक हैं, तो ये 2 घटक कौन से हो जाएंगे, जीवीय और अजीवीय घटक। अतः प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए इसमें कई लोगों के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग, केवल यही थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि मई 2023 में पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। अगला है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको PYQ मैं करा चुका हूँ पोल्टी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि लाल दरवाज़ा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, जामी मस्जिद और अटाला मस्जिद कहाँ की है, तो देखिए ये है जौनपुर से। कहाँ है, देखिए एक ही अगर पता होगा अटाला मस्जिद तो आप कर लेंगे जौनपुर।
अगला, वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुक्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये पहला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ हुआ? तो ये हुआ नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से है कि इंटरनेट का पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेटवर्क की टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम है? तो लैन की है। किसकी है? लैन की। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोध सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो ये है फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है, डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? तो इसके साथ जो है एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया गया? आप अगर थोड़ा पढ़े होंगे तो इसके बारे में सुने होंगे, ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है कि किसी NOR नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट और आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? तो मोडेम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लॉक स्पीड। अगला है कि स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका है। तो ये तरीका है फंक्शंस। कौन सा है? फंक्शंस। देखिए दोस्तों, आपको सबसे कठिन क्या लग रहा होगा? कंप्यूटर। जो लोग नहीं पढ़े बिल्कुल, तो देखिए PYQ कर लीजिए आप अभी, आपको एक तरीका पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और लगभग आप PYQ करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके 200-250 हो जाएंगे पूरे। उसके बाद क्या करना, जब वो पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना ना, तो फिर मतलब आप ध्यान रखना कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा विशेष फोकस कर लेना। बस समझ आएगी नहीं? तो ये चीज़ है, क्योंकि PYQ कर लेंगे तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित है। तो दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर। किस पे? ट्रांजिस्टर पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो ये वायरस कौन सा है? नॉर्टन। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज की बोर्ड में ESC कुंजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाए? एक चुनिंदा कमांड चलाने में। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल में आता है? तो देखिए ये आता है POP3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हमारा आया है यूपी स्पेशल। देखते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। देखिए, धुरिया लोकनृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा है? तो देखिए गन्ना है, आलू है। गन्ना आलू लगा दो भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में, कई बार कराया हूँ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए यहाँ कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। भाभर क्षेत्र क्या है? देखिए भाभर और तराई क्षेत्र होते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार। देखिए जलोढ़ में दो प्रकार, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। कौन सा होता है? एक खादर, एक बांगर। ठीक, बांगर। सॉरी, एक मिनट। ये देखिए जलोढ़ का हो जाएगा। यहाँ भाभर पूछा है, तो भाभर क्या है? भाभर वह क्षेत्र है जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और वहाँ मतलब पत्थरों के बीच में रहती है। आप जब उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ जब पहाड़ से आप कहीं भी चढ़ाई करेंगे ऊपर, तो आपको नदियाँ तो दिखेंगी, लेकिन पूरी नदियाँ का पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पानी नीचे नीचे बहता है। वो आपको थोड़ा थोड़ा पानी दिखेगा और खूब पत्थर दिखेंगे, तो वो पत्थर के नीचे नीचे बहते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? भाभर क्षेत्र है। यहाँ कंकरीली पथरीली, वो जो मैं बताने जा रहा था वो जलोढ़ मृदा बताने जा रहा था। ठीक दोस्तों, चलो वो बाद में बता देंगे। अगला, वृक्षारोपण को रोका जा सकता है? तो देखिए सीधी सी बात है, वनारोपण के तहत। अगर वनारोपण करेंगे हम तो वृक्षारोपण को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा चुकी है? तो देखिए यह नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, मरकरी, रबड़। इसमें कौन सा है? तो रबड़ हो जाएगा। अगला, 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंपोस्ट नेचुरल गैस बनाने का प्लांट
का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे वो किए हैं, तो सुथनी में किए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो कौशाम्बी है। ये तो मैं पहले ही प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है, तो सीधी सी बात एक ही जिला है, ललितपुर। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए ये दोस्तों कम सही आया है, लेकिन थोड़ा मैनेज करिए, हम पढ़ दे रहे हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, तो देखिए बांग्ला और पाकिस्तान से अधिक है, ठीक, यानी ये 91 के क्या हो जाएगा इसमें जो है, और जापान से भी अधिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वह स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ, लखनऊ में। देखिए पीडीएफ बनाते समय इस तरह नहीं था, लेकिन जब जब पीडीएफ बनाया, पूरी कंप्लीट किया होगा, शेयर किया, तब शायद हो गया हो। अगला, नाविकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो देखिए ये 1989 में, आज ही पोल्टी में जो है मैंने पढ़ाया सुबह वाली में कि 61वां संविधान संशोधन था, तो उसमें जो है ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि ये इसमें क्या किया गया था कि 21 से 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी, और मुख्य निर्वाचन आयोग की जगह पे दो निर्वाचन आयोग और जोड़े गए। एक तो सीजीआई था पहले, मतलब सॉरी मुख्य आयोग, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो था एक, उसके बाद दो अलग से जोड़े गए, तो किसमें, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो ये कौन थे, लियाकत अली थे। कौन थे, लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 प्रति 1000, यानी 1000 में 912 लेडीज हैं। अगला, रोजगार के देश से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, हथकरघा उद्योग है। कौन सा, हथकरघा, और यहीं से सबसे ज़्यादा रोजगार आता भी है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, तो ये कहाँ की गई है, रायबरेली में। अगला है, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुरु कुपा यात्रा प्रारंभ की गई है, तो ये किस, लखनऊ। देखिए दोस्तों यूपी स्पेशल का ना मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन करा दूंगा, उससे बाहर कभी आएगा ही नहीं। अभी जल्द कराऊंगा, जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करूंगा। थोड़ा पेपर और पास आए तब देखना, फिर बहुत सारी चीज़ें मैं कराऊंगा खुद ही ला के बुक। अगला, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुरु कृपा, ये तो बता ही दिया। अगला, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये गंगा का क्षेत्र है, राम गंगा और शारदा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थान एक, मतलब इधर स्थान है, इधर स्मारक है, तो देख लेते हैं, मिलान करना है कह रहा है, तो इसमें मिलान ये करना है। देखिए कौशाम्बी में क्या है, घोषित राम मठ है, क्या है, घोषित राम। और कुशीनगर में क्या है, रामाभर स्तूप है। सारनाथ में क्या है, धमेक, आपने सुना होगा सारनाथ में। और जो है श्रावस्ती में ये हो जाएगा, तो देखिए 3-2 क्या हो जाएगा, 2-3, सॉरी 2-3-1-4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दिया, तो इसके लिए सॉरी यार। देखिए थोड़ा मतलब क्या करें, थोड़ा मतलब बहुत जल्दी में भी रहना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, नहीं कहीं आवाज़, कहीं मोटर, कहीं पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए पिछले 4 महीने से मैं लगा हुआ यूट्यूब पे, और अपना पूरा मतलब टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद देखो मतलब किस लेवल पे पहुँचा है। तो थोड़ा सपोर्ट करिए यार दोस्तों, ताकि मतलब जो थोड़ा और अच्छे से एनर्जेटिक हो सके। बाकी कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।